नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे बीपीएससी के इस सीरीज़ में, जिसमें लोग घटना चक्र का ये बीपीएससी का पूरा बुक देख रहे हैं। इसमें लगभग हमने सारे सेक्शन कर लिए हैं। आइए हम लोग आपको दिखा देते हैं। भारतीय इतिहास का तीनों पार्ट हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, सामान्य भूगोल हो गया, सामान्य भूगोल का दोनों पार्ट, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान हो गया। अब हम लोग इसके अंतिम अध्याय बिहार राज्य संबंधी प्रश्न उसको देखेंगे। भूगोल, कृषि, उद्योग एवं विविध, इतिहास, जनसंख्या और नगरीकरण, और कोशिश करेंगे कि विविध का यह जो सेक्शन है यह भी इसी में कर लें। तो आप लोग से बस मेरा यही अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या इस तरह किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है जिसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोग से बस मेरा यही आग्रह रहेगा कि अगर आप लोग बीपीएससी की सही मन से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें, जिससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आप लोग एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकें। तो उस वीडियो को जितना ज़्यादा ज़्यादा बार देखिएगा उतना बढ़िया आपका रिवीजन होगा और उतना ही अच्छा आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बिहार राज्य संबंधी प्रश्न आ गया है, जिसमें पहला रहेगा बिहार का भूगोल। तो वीडियो शुरू करने से पहले फिर से मैं यही कहूँगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बिहार के भूगोल से। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो यह है खड़गपुर पहाड़ी। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो यह है खड़गपुर पहाड़ी। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थल मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञ ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो यह है कैमूर जिला। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थल मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो यह है कैमूर जिला। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धरवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो यह है रोहतास जिला। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धरवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो यह है रोहतास जिला। आइए अगला प्रश्न। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडामेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो यह है पश्चिमी चंपारण। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडामेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो यह है पश्चिमी चंपारण। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह है गया जिले में। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह है गया जिले में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो यह है पुनपुन नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो यह है पुनपुन नदी। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो यह नहीं बहती है कोसी मगध से, बाकी दरभंगा मुंगेर से बहती है, पूर्णिया भागलपुर से बहती है और तिरहुत सारण से बहती है। फिर से देखते हैं, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो यह है कोसी और मगध। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो यह है 12। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो यह है 12। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो यह है पटना में। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो यह है पटना में। बिहार में प्रवाहित होने वाली एक मिनट, हाँ 13वां प्रश्न देखते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकतम पाई जाती है? तो यह पाई जाती है नवीन जलोढ़। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकतम पाई जाती है? तो यह है नवीन जलोढ़। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? तो यह है पूर्णिया। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? तो यह है पूर्णिया। 15वां प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी गई? तो यह है उत्तरी कोयल नदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो यह है उत्तरी कोयल नदी पर। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो यह निर्मित है गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो यह है गंडक नदी। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है चुना पत्थर के लिए। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है चुना पत्थर के लिए। 18वां प्रश्न। निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? तो यह है अनुपम झील। निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? तो यह है अनुपम झील। उत्तरी बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए। उत्तरी बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध। बिहार का क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो यह स्टार मार्क किया हुआ। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। आइए 21वां प्रश्न देखते हैं। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है कितना है? तो यह 16 करोड़ टन है।
बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो 16 करोड़ टन है। बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है? तो यह है, यह भी स्टार मार्क किया हुआ है क्योंकि यह रिपोर्ट बदलते रहता है। तो यह देखिए नई रिपोर्ट, इसके आधार पर आप अपना आंसर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़कर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन या वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसका आंसर है 7.84। बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो यह है 7.84, ई ऑप्शन। निम्न में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो यह है पश्चिमी चंपारण। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र से वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो यह है पश्चिमी चंपारण। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो यह शहर है कटिहार। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो यह है कटिहार। बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यह है स्टार मार्क इसमें दिया हुआ है। तो इसका आंसर है 1,73,877 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 1,73,877 वर्ग किलोमीटर। यह क्षेत्रफल बिहार का पार्टीशन से पहले था। बिहार का जब पार्टीशन हो गया तो उसका क्षेत्रफल फिर हो गया 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है अभी, झारखंड के अलग होने के बाद। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है कहाँ से होता है? तो यह होता है हजारीबाग से, बी ऑप्शन केवल 2। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है कहाँ से? हजारीबाग से, बी ऑप्शन केवल 2। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है तो कहाँ तक विस्तृत है? भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है तो यह है इनमें से नई, मतलब पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल पहाड़ी से पुरानी या खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी। तो ऐसा नहीं है, ये इन सब में नई है, मतलब पारसनाथ, खड़गपुर और राजमहल पहाड़ी से नई है। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है तो यह कहाँ बसी है? बिहार में। मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः बसी है कहाँ? बिहार में। बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? तो यह है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23। बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23 है। आइए 32 नंबर प्रश्न। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो यह स्टार मार्क किया हुआ है इसका आंसर, क्योंकि यह बदलते रहता है आंकड़ा। तो यहाँ पे आप इसका डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं कितना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर का जंगल है तो यह क्या है? सी ऑप्शन 2 एवं 3 दोनों सही है। तो 2 मतलब पतझड़ है और सवाना है। छोटा नागपुर का जंगल कौन सा है? तो पतझड़ और सवाना दोनों है, सी ऑप्शन 2 और 3। आइए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है कहाँ स्थित है? तो रांची में। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है कहाँ? तो रांची में। यह सब 2000 से पहले का प्रश्न है, जिस जब रांची बिहार का भाग था, मतलब झारखंड बिहार दोनों एक था, उस समय का ये सब प्रश्न है। तो आप लोग इस पर कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। यहाँ पे नीचे देखिए ईयर दिया हुआ, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, अगर समझ में नहीं आए तो एक बार ईयर चेक कर लीजिए कि क्या ये 2000 से पहले का है या 2000 के बाद का है। अगर 2000 से पहले का है तो समझिएगा ये जब बिहार और झारखंड एक था तब उस समय का यह प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है तो यह कहाँ से होती है? तो सिंहभूम से। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है कहाँ से? तो सिंहभूम से। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिमी चंपारण में। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह है पश्चिमी चंपारण में। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका स्टार मार्क किया हुआ है, देख लीजिएगा, क्योंकि यह बिहार झारखंड दोनों था उस समय। ठीक है, इसका आंसर ऐसे हजारीबाग दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो यह स्थित है भीमबांध। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो यह है भीमबांध। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार के वन्यजीव या वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है बोधगया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार के वन्यजीव वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है बोधगया। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार हैं, तो कौन कौन सा है? तो बोकारो, चंद्रपुर और संतालडी। बोकारो, चंद्रपुर और संतालडी। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार हैं, तो बोकारो और चंद्रपुर और संतालडी। बिहार में मैथन उत्पादन करता है कौन सा? तो यह जल शक्ति। बिहार में मैथन उत्पादन करता है क्या? जल शक्ति। 42 नंबर प्रश्न। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो यह बना है 45.85% लेकर।
पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो यह 45.85%। झारखंड बनाने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो यह थे 37 जिले। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो 37 जिले रह गए। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो यह है 89.2 लाख हेक्टेयर। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो यह है 89.2 लाख हेक्टेयर। मुरी जाना जाता है किसके लिए? तो यह है एल्यूमिनियम प्लांट के लिए, एल्यूमिना प्लांट के लिए। मुरी जाना जाता है किसके लिए? तो एल्यूमिना प्लांट के लिए। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थित है? तो यह स्थित है एल्यूमिनियम उद्योग। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थित है? तो यह है एल्यूमिनियम उद्योग। पटना का स्थानीय समय क्या है? तो यह भारतीय मानक समय से आगे। पटना का स्थानीय मानक समय क्या है? तो भारत का मानक समय से आगे। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से संबंधित था? तो यह संबंधित था 9। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिले से संबंधित था? तो यह 9 जिले से संबंधित था। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो यह सिंचित है 50% से अधिक। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो यह 50% से अधिक। पूर्व में बंगाल का दुख या सौरव बंगाल कही जाने वाली बिहार की उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो यह है दामोदर। पूर्व में बंगाल का दुख या सौरव बिहार कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो यह दामोदर नदी है। 51वां प्रश्न, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा फसल कौन सा है? तो यह है गेहूँ। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा फसल कौन सा है? तो यह गेहूँ है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कौन सा फसल कैसे कैसे कितना उत्पादन होता है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं आराम से। बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो यह है चावल, गेहूँ एवं मक्का। बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो चावल, गेहूँ एवं मक्का है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो यह हो जाएगा आत्मनिर्भर, डी ऑप्शन केवल 4। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो यह है आत्मनिर्भर, डी ऑप्शन केवल 4। इनमें से कौन सत्य है? तो सत्य ऑप्शन देखना है। बिहार कोयले एवं अभ्रक का मुख्य उत्पादक राज्य है, यह बिल्कुल सही है। बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया था, यह गलत है। 1936 में किया गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, गलत है, अब नहीं लगती है। बिहार में एक सदनीय विधान पालिका, यह गलत है। बिहार में द्विसदनीय विधान पालिका है। तो ए ऑप्शन इसमें से सही है। फिर से देखते हैं इनमें से कौन सत्य है। तो बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, यह बिल्कुल सही है। बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया था, यह गलत है। 1936 में अलग किया गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, यह गलत है, अब नहीं लगती है। बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है, यह गलत है। बिहार में द्विसदनीय विधान पालिका है। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है लौह अयस्क। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है लौह अयस्क। देखिए यहाँ पलामू में क्या क्या भंडारित है वह यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? तो यह है उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। देश का कुल खनिज उत्पादन में कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? तो यह डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। देश में कच्चे तांबे का उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो यह है दूसरा स्थान। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो यह है दूसरा स्थान। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज बिहार में मिलता है? तो यह मिलता है कोयला, लौह एवं मैग्नीज। पेट्रोलियम बिहार में नहीं मिलता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। निम्न में से कौन सा खनिज बिहार में मिलता है? तो कोयला मिलता है, लौह मिलता है, मैग्नीज मिलता है, तो सी ऑप्शन 1, 2, 3। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें देखना कौन सा जोड़ा सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा लाइमस्टोन कैमूर में मिलता है। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो हो जाएगा ए ऑप्शन लाइमस्टोन कैमूर में मिलता है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है? तो इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है, आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं कि इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र 7.84% है। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है कहाँ से? तो यह होता है सिंहभूम जिले में। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है कहाँ से? तो सिंहभूम जिले में। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है किसका? तो चूना पत्थर का। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है किसका? चूना पत्थर का। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एक अधिकार है, तो किसका है? पाइराइट का। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का अधिकार है, तो क्या है? पाइराइट का। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो यह है ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 65वां प्रश्न। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो यह है सिंहभूम। झारखंड के लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा? तो यह सिंहभूम जिला है। उद्योग एवं स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो डी ऑप्शन गलत है इसमें। रेल डिब्बा एवं अभियांत्रिकी भागलपुर, यह गलत है। बाकी ऑयल रिफाइनरी बरौनी सही है। सीमेंट बंजारी बिल्कुल सही है। फर्टिलाइज़र भौराही, यह भी सही है, तो डी ऑप्शन गलत है।
रेल डिब्बा एवं अभियांत्रिकी भागलपुर, यह गलत ऑप्शन है यहाँ पे। आइए अगला प्रश्न 67 नंबर। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतर या लॉन्गिट्यूड के मध्यम, तो यह इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि बिहार राज्य 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ यह देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है, क्योंकि यह प्रश्न बिहार के विभाजन से पहले का था। अब बिहार की सीमा 3 राज्य से लगती है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर प्रश्न। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, कहाँ से प्रवाहित होती है? तो एक भ्रंश घाटी में। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है कहाँ से? तो एक भ्रंश घाटी में। आइए 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो गंडक मिलती है, सोन मिलती है, घाघरा मिलती है और पुनपुन मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4। फिर से देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो गंडक मिलती है, सोन मिलती है, घाघरा मिलती है और पुनपुन मिलती है। तो ये ऑप्शन 1 2 3 4। 71वां प्रश्न। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो यह है कांवर झील, सी ऑप्शन। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा? तो कांवर झील, सी ऑप्शन। 72वां प्रश्न। छोटा नागपुर से प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, किस पे आधारित थी? तो वनों पर। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, किस पे? तो वनों पर। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने के खान कहाँ स्थित थे? तो यह स्थित है पटना में। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने के खान कहाँ स्थित है? तो यह पटना में स्थित थे। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले में कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए हैं? तो यह थे पूर्णिया एवं मानभूम के। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए? तो यह भागलपुर और ये पूर्णिया और मानभूम है, सी ऑप्शन। बिहार में जंगल फैले हुए हैं कितना? तो 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर। बिहार में जंगल फैले हुए हैं तो 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर। आइए 96वां प्रश्न देखते हैं। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है कितना? तो यह आंसर स्टार मार्क किया हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 97वां प्रश्न। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात फॉल हुंडरू किस जगह पर स्थित है? तो यह स्थित है रांची में। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह पर स्थित है? तो यह है रांची में। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे? तो कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे? तो कछारी मिट्टी से। बिहार की शासकीय गहनता कितनी है? तो यह है 128%। बिहार की शासकीय गहनता कितनी है? तो 128% है। यह 1995 की बात है, अभी 144% हो गई है। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग 10 गुना। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है कितना? लगभग 10 गुना। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र, तो यह आंसर स्टार मार्क किया हुआ है, आप लोग इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो यह है कृषि आधारित उद्योग। बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो यह है कृषि आधारित उद्योग। तो यहीं पे हमारा बिहार का भूगोल खत्म होता है। 82 के प्रश्न थे जो हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कृषि उद्योग एवं विविध। पहला प्रश्न। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था कितना था? डी ऑप्शन 0.574। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान कितना था? तो डी ऑप्शन 0.574। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है या प्रणाली है? तो यह प्रणाली किस प्रकार की है? ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, विवरण यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था तो मक्का एवं गेहूँ के उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए, ये ऑप्शन। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था किस लिए? तो मक्का एवं गेहूँ के उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए। 4 नंबर प्रश्न। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, तो इस योजना का उद्देश्य, यहाँ पे कई सारे उद्देश्य हैं, इसलिए इसका आंसर ई डाल दिया गया, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप विशेष इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके यह पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार के साथ निश्चय में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो डी ऑप्शन बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है, बाकी महिला रोजगार सम्मिलित है, साफ पीने के लिए पानी सम्मिलित है, सभी परिवारों के लिए बिजली की आपूर्ति यह भी सम्मिलित है। तो डी ऑप्शन इसमें सम्मिलित नहीं था।
छठा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS का भी प्रदान नहीं किया गया? तो यह प्रदान नहीं किया गया बिहार को। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS का ही प्रदान नहीं किया गया? तो यह बिहार को कभी प्रदान नहीं किया गया। सातवां प्रश्न, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभागीय पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ? तो यह ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे विवरण दिया हुआ है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन सा छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो यह ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर से पढ़ते हैं, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया? तो यह दिया गया डी ऑप्शन, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार से बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसके लिए दिया गया? तो डी ऑप्शन, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। 10वां नंबर प्रश्न, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश की गई बजट में प्रस्तावित नए मंत्रालय किस पर केंद्रित हैं? तो इसका आंसर स्टार दिया हुआ है, आप लोग इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर पढ़ सकते हैं आराम से। वीडियो पॉज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से प्रश्न पढ़ देता हूँ आपके लिए। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश की गई बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो यहाँ प्रश्न पढ़ लीजिए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पूरा दिया हुआ है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? तो सुशील मोदी के द्वारा। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? तो सुशील मोदी के द्वारा। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो यह शामिल है 7 विभाग। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो यह है 7 विभाग। यहाँ पर 7 विभाग दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं वीडियो रोककर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, इसका विशेष डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। आइए अगला प्रश्न 14 नंबर देखते हैं। बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो ए ऑप्शन 6 यथा अद्वितीयपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो 6 क्षेत्र थे, कौन कौन से थे? अद्वितीयपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? तो यह है बिल्सफुल बिहार, सी ऑप्शन। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? तो यह सी ऑप्शन, बिल्सफुल बिहार। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 में कहाँ आयोजित हुआ था? यह आयोजित हुआ था मोतिहारी में। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 में कहाँ आयोजित हुआ था? यह मोतिहारी में आयोजित हुआ था। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या है? तो यह सी ऑप्शन, 32.11। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? तो सी ऑप्शन, 32.11। यहाँ पे देखिए सब स्टेट का अलग अलग स्कोर दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो यह प्रारंभ की गई बिहार राज्य में। 21 सितंबर 2022 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो यह बिहार राज्य था। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया था डी ऑप्शन, खगड़िया से। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2022 में शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया था खगड़िया से, डी ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का कुल बाल लिंग अनुपात था, कितना था? तो 935। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था कितना? तो 935। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी, कितनी थी? तो 14.6%। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र का विकास दर थी कितना? तो 14.6%। 22वां प्रश्न, वर्ष 2017-18 में मौजूद कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP था कितना? तो यह 4,87,628 करोड़ रुपया था। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना था? तो 4,87,628 करोड़ था।
अगला प्रश्न 23 नंबर, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो यह है कृषि यंत्र बैंक। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो यह है कृषि यंत्र बैंक। 2020-21 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो यह अनुमानित है 22,511 करोड़ रुपए का। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो 22,511 करोड़ रुपए। बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया? तो यह स्टार मार्क किया हुआ है। इसका आंसर आप लोग इसका विशेष डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुधारों का निर्माण पर ध्यान देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, EPIP, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण पर ध्यान देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। 27वां प्रश्न, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? तो यह है झारखंड से अधिक। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? तो झारखंड से अधिक है। दोहरे की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। किस चीज़ में? तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। दोहरे की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का खाली स्थान सबसे बड़ा राज्य है, तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। आइए 29वां प्रश्न, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ स्थित है? तो यह है पटना में। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो यह पटना में है। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? तो डी ऑप्शन, इनमें से सभी, मतलब भूमि सुधार की असफलता है, राजनीतिक इच्छा का अभाव एवं श्रमिक वर्ग के अधिक संख्या का भी है। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? तो भूमि सुधार की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव एवं श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। 31वां प्रश्न, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है बी, केवल 2, उत्तर पूर्वी बिहारी मैदान में। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी कहाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। 32वां प्रश्न, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई कहाँ स्थापित हुई? तो मरहौरा में। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई कहाँ? तो मरहौरा में। बिहार का एक इस्पात कारखाना कहाँ है? तो जमशेदपुर में है। बिहार का एक इस्पात कारखाना कहाँ है? जमशेदपुर में। छोटा नागपुर पठार का मुख्य फसल क्या है? तो यह है चावल। ए ऑप्शन केवल एक सही है। छोटा नागपुर पठार का मुख्य फसल क्या है? तो यह चावल है। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कैश क्रॉप कौन सी है? तो यह है गन्ना। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कैश क्रॉप कौन सी है? तो यह गन्ना है। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सा प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो यह है बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सा प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो ये है बिहार राज्य वित्त निगम। 37वां प्रश्न, जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना कास्ट बेस्ड टेररिस्ट की राजनीतिक निम्नलिखित राज्य में है। तो यह है बिहार में। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना कास्ट बेस्ड टेररिस्ट की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है। तो यह है बिहार में। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो यह है ML मजूमदार। यह 2001 का करंट अफेयर का प्रश्न था, तो यह नाम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि अब ये बदल गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? तो यह है विनोद कुमार पांडे। या भी अब बदल गए होंगे, विनोद कुमार पांडे, क्योंकि यह 2001 का प्रश्न था, तो अब बदल गए हैं। आइए 40वां प्रश्न, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो यह था सुंदर लाल भंडारी। बिहार पर बकाया ऋण है कितना? तो 37,653 करोड़। ये सब करंट अफेयर का प्रश्न था उस समय का, जो अब बदल गया होगा, तो इस पर ज़्यादा ध्यान आप दीजिएगा नहीं, बस एक बार सुनिए, सरसरी नज़र से देखिए, काम खत्म। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? तो यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। वित्तीय वर्षों में बौद्ध भिक्षु बौद्धिस्ट मॉन्क बिहार में आंदोलन कर रहे हैं, नियंत्रण प्राप्त करने को किस पे? तो गया के महाबोधि मंदिर का। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बुद्धिस्ट मॉन्क बिहार में आंदोलन कर रहे हैं, नियंत्रण प्राप्त करने को किस पे? तो गया के महाबोधि मंदिर का। आइए अगला प्रश्न, पटना महानगर पालिका में बोर्डों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है क्योंकि इसकी संख्या 75 हो गई है। बिहार में पागलखाना कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है रांची में। बिहार में पागलखाना कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो यह है 54।
बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो यह 54 है। यह सांसदों की संख्या बिहार से जब झारखंड अलग नहीं हुआ था उस समय का था, तो अब हो गया है 40। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है? तो यह है 54। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने गए हैं? तो यह है 40। यहाँ पे 40 हो गया क्योंकि यह 2015 का प्रश्न है, जो कि करंट, लगभग करंट का ही है। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग के अध्यक्ष कौन करेगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। जमशेदपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो यह है स्वर्णरेखा नदी। जमशेदपुर किस नदी किनारे अवस्थित है? तो यह है स्वर्णरेखा नदी। हाल ही में बिहार का कौन सा नया राज्य बना है? तो यह है झारखंड। हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? तो यह है झारखंड। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो किया गया था 2000 में। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 में विभाजित किया गया था। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? तो यह है रांची। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? तो रांची शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना। झारखंड राज्य स्थापित हुआ था कब? तो 2000 में। झारखंड राज्य स्थापित हुआ था कब? 2000 में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ से स्थित है? तो बरौनी में स्थित है। बिहार में तेल शोधक कारखाना है कहाँ? तो बरौनी में। बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला है कौन सा? तो गया। बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो गया जिला सबसे बड़ा है। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि गोड्डा, रांची, बोकारो तीनों झारखंड राज्य में है। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि गोड्डा, रांची एवं बोकारो तीनों झारखंड राज्य में ही है। बिहार में इस्पात प्लांट, स्टील प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? तो यह है धनबाद में। बिहार में इस्पात प्लांट या स्टील प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? तो यह है धनबाद में। आइए 59वां प्रश्न देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें कथन ए और दूसरा कारण आर दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। दक्षिण बिहार में उद्योग का विकास हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मतलब ए और आर दोनों सही है तथा ए का सही व्याख्या आर करता है, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। फिर से देखते हैं। दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। तो यहाँ पे हमारा ये सेक्शन खत्म हुआ। अब शुरू हो जाएगा इतिहास का सेक्शन, जो कि इस बिहार का आखिरी सेक्शन होगा। फिर होगा विविध सेक्शन शायद, मेरे हिसाब से। तो आज हम लोग उसे भी ख़त्म कर लेंगे। आइए इसे देखते हैं, बिहार का सेक्शन, इतिहास का सेक्शन को। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो स्थित है पावापुरी में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो यह है पावापुरी में। कश्मीर घाटी के अंतर्गत मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ? तो यह नालंदा में दफन है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ? तो नालंदा में दफन है। वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी। वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? तो हुंकार नाम था। 5वां प्रश्न। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी सखाराम गणेश देवस्कर। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह थे सखाराम गणेश देवस्कर। ठीक है। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो यह थे मुरली मनोहर प्रसाद। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो यह मुरली मनोहर प्रसाद थे। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो यह हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा। किनके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा हुआ था। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। तो यह हुआ 1921 में। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो यह थे सच्चिदानंद सन्याल ने। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो यह थे स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद थे।
1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये थे, इनका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह कई लोगों ने इनका संगठन किया था। फिर से पढ़ते हैं, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 12वां प्रश्न, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो यह किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन किसने कब हुआ? तो यह हुआ था 1929 में। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? तो 1929 में हुआ था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो यह किया था श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो यह रखा गया था पटना में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? तो पटना में रखा गया था। बिहार समाजवादी पार्टी ईस्वी सन 1931 का गठन किन्होंने किया? तो यह किए थे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया? तो यह किए थे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ? तो यह गठित हुआ तो 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ? तो 1931 में गठित हुआ। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो यह किया था फूलन प्रसाद वर्मा ने। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो यह किए थे फूलन प्रसाद वर्मा ने। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, कौन सचिव थे? तो इनके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो यह थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इनको दी गई थी लोकनायक की उपाधि। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनारायण की उपाधि नहीं दी गई थी। बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो यह ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कई लोग यहाँ से गए थे। 36 सदस्य टोटल गए थे, जिनमें कुछ नाम यहाँ पर दिए हुए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे पढ़ सकते हैं। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किए थे मोहम्मद यूनिस ने। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनिस ने किया था। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान के जन्मदाता माना है? तो यह थे लॉर्ड मिंटो। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो यह है लॉर्ड मिंटो। 25 नंबर प्रश्न, पटना लॉन को गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 26 नंबर प्रश्न, 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो यह थी 55। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो 55 थी। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था कब? तो शेरशाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? तो शेरशाह ने बनाया था। निम्न में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप, वर्ल्ड पीस स्तूप का निर्माण कराया था? तो यह था राजगीर। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप या वर्ल्ड पीस स्तूप का निर्माण कराया था? तो यह था राजगीर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो यह थे आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1955-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो यह था भागलपुर राजमहल। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो यह था भागलपुर और राजमहल का क्षेत्र। 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह का विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है? तो यह बी ऑप्शन होगा। पहले रोहिणी में हुआ था, फिर पटना में, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। फिर से पढ़ते हैं, 1857 का विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। पहले रोहिणी, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जहानाबाद, फिर जगदीशपुर। आइए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो यह थे राजकुमार शुक्ल। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसानों का आंदोलन का नेतृत्व किया? तो यह थे राजकुमार शुक्ल। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो यह है फिरदौसी संप्रदाय से। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो यह है फिरदौसी संप्रदाय।
बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था कब? तो 1934 में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था कब? तो 1934 में। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा तो किसके लिए रहा? तो डी ऑप्शन 2 और 4 के लिए, विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा किसके लिए? तो विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में, डी ऑप्शन। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ या का नेतृत्व किया था किसने? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था किसने? तो यह किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो सी ऑप्शन 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो सी ऑप्शन 1922 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1912 में। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 में की गई थी। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता था? यह है सच्चिदानंद सिन्हा। आधुनिक बिहार के निर्माता किसे माना जाता था? यह है सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार का भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना तो यह बना था 1912 में। बिहार का भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना तो 1912 में बना था। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है तो 1936 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना कब? 1936 में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ था 1936 में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1936 में प्राप्त हुआ। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो यह पृथक हुआ था 1936 में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो यह पृथक हुआ था 1936 में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो यह बना था भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो यह बना था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। आइए 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार बंगाल से अलग हुआ कब? तो 1912 में। बिहार बंगाल से अलग हुआ कब? 1912 में। बिहार बंगाल से पृथक हुआ 1912 में। बिहार बंगाल से पृथक हुआ 1912 में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो यह किया गया था 1985 में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में स्वीकार किया गया। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो यह बुलाई गई थी 1913 में। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में बुलाई गई थी। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम को रोक लगाई गई बेट बेगारों पर। 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई किस पर? तो बेट बेगारों पर। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? यह पारित हुआ था 1908 में। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? 1908 में पारित हुआ। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटों आरक्षित की गई? कितने सीट? तो यह थी 38 सीट। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीट आरक्षित की गई? तो यह है 38 सीट। बिहार में पंचायत निकायों में महिला का 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया था 2006 में। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं का 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो यह था 2006 में। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? तो बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है तो बौद्ध मठ। 1866-67 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें? तो यह है सी नंबर ऑप्शन, दरभंगा एवं चंपारण। 1866-67 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह का क्षेत्र की पहचान करें? तो यह है दरभंगा एवं चंपारण। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो यह है मुरली भरहवा, ए ऑप्शन। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ए ऑप्शन, मुरली भरहवा उनका गांव का नाम था। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो यह थे पीर मोहम्मद मोनिश। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो यह थे पीर मोहम्मद मोनिश। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो ए ऑप्शन, एक और दो दोनों, स्वामी विद्यानंद एवं स्वामी सहजानंद। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो स्वामी विद्यानंद एवं स्वामी सहजानंद थे।
चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया दिया? तो यह थे राजकुमार शुक्ल। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो यह था राजकुमार शुक्ल। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, क्या था? बहावी आंदोलन का। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका? तो बहावी आंदोलन का। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया थे महादेव लाल सराफ। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह थे महादेव लाल सराफ। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो यह थे देव में। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? यह देव में स्थित है। 1930 और 1932 में बाहरी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो यह था मुंगेर जिला। 1930 और 1932 में बाहरी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो यह था मुंगेर जिला। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो यह थे श्री कृष्ण सिंह। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो यह थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो यह थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह थे राहु शंकरित्यायन। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह थे राहु शंकरित्यायन। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो यह आया था 2000 में। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो 2000 में अस्तित्व में आया था। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता का पद से त्यागपत्र कब दिया? तो यह दिया था 1942 में। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो यह दिए थे 1942 में। रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? तो यह प्रारंभ किए थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? तो यह था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। 70वां प्रश्न, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो यह हुए थे 11वीं लोकसभा के लिए। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो यह थी 11वीं लोकसभा। तो यहाँ पे हमारा बिहार इतिहास सेक्शन भी खत्म होता है बिहार का, जो कि 70 प्रश्न था, अब जो हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब शुरू होगा जनसंख्या एवं नगरीकरण। निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो यह पटवारी। निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो यह पटवारी होते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो यह है 8.04%। भारत में कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो यह है 8.04%। भारत में राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है कितना? तो प्रथम। भारत में राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है कितना? तो प्रथम है। बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग है कितना? तो सी ऑप्शन 38%। बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग कितना है? तो 38% है। बिहार में साक्षरता लिटरेसी का प्रतिशत है कितना? तो इसमें स्टार मार्क किया हुआ है इस प्रश्न में, तो इसका आप ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, जो कि 61.80% है। बिहार की 1981 से 1991 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर है कितनी? तो 23.54%। बिहार की 1981 से 1991 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर है कितना? तो 23.54%। नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितना है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे विशेष पढ़ सकते हैं। 1991 में जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो यह है 13.14%। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो यह 13.14%। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? तो यह स्टार मार्क दिया हुआ है, आप ऊपर पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा विश्लेषण। अगला प्रश्न, बिहार में शहरी अर्बन आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है कितना? तो 13.44%। बिहार में शहरी अर्बन आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है कितना? तो 13.44%। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है भारत में प्रथम। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है कितना? तो भारत में प्रथम। भारत में जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी की दृष्टि से बिहार का क्रम है कितना? तो तीसरा। भारत में जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की दृष्टि से बिहार का क्रम है कितना? तो तीसरा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कुल जिलों में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है किसमें? तो शिवहर में।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? किसमें? तो शिवहर में। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है जिला के हिसाब से जनगणना, तो आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। भारत में बिहार की जनसंख्या है कितना? तो तीसरा सबसे अधिक। भारत में बिहार की जनसंख्या है कितना? तो तीसरा सबसे अधिक। 15 नंबर प्रश्न, 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य है? तो यह है महाराष्ट्र। 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य है? तो यह है महाराष्ट्र। भारतीय जनगणना 2021 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो यह है 918। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो यह है 918। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मुंडा एवं जमुई सही नहीं है, बी ऑप्शन। बाकी संथाल बांका सही है, उराव सुपौल सही है, खरवार भागलपुर यह भी सही है, तो बी ऑप्शन गलत है, मुंडा जमुई। 18 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो यह है गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो यह है गोपालगंज। 19वां नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो यह है गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो यह है गोपालगंज। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो यह ई ऑप्शन हो जाएगा। ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई है या उपयुक्त में से एक से अधिक। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है कौन सा? तो यह है लोहरदगा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह है लोहरदगा। तो यहाँ पे हमारा बिहार सेक्शन पूरा कंप्लीट होता है। अब शुरू होगा विविध सेक्शन। तो विविध सेक्शन शुरू करने से पहले मेरा बस आपसे यही अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लाभ इस वीडियो से आप तक पहुँच सके। और आपसे बस हम यही अपेक्षा करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। आइए विविध का पहला प्रश्न देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया सीमा साझा नहीं करता, बाकी मधुबनी, किशनगंज एवं सीतामढ़ी साझा करते हैं। बिहार के निम्न जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, चाहे उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे तीसरा नंबर प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो यदि किया गया था 2006-2007 के लिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो यह 2006-2007 के लिए प्रकाशित किया गया था। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। ICFRE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों के समर्थन के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ICFRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून में। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो यह है बिहार राज्य में स्थित। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो यह है बिहार में। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था कौन था? तो यह था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था यह कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। बिहार का द्वितीय त्यौहार क्या है? तो यह है छठ पूजा। बिहार का द्वितीय त्यौहार क्या है? तो छठ पूजा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? तो इसका स्टार मार्क किया हुआ आंसर आप लोग चाहे तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवा उपलब्ध कराई जाती है, तो इसका भी आंसर स्टार मार्क किया हुआ है क्योंकि ऐसी कई कंपनियां जिसके द्वारा विमान सेवा बिहार में उपलब्ध कराई गई है, तो आप लोग इसका विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न 11 नंबर देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह राजगीर में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो यह है राजगीर में।
नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यह पाली अनुसंधान संस्था के लिए विख्यात है। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यह पाली अनुसंधान संस्था के लिए विख्यात है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है किससे? तो इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है क्योंकि पटना बहुत जगह से जुड़ा हुआ है, तो इसका विवरण आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है हाजीपुर में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पटना में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो यह पटना में स्थित है। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में ही फैल चुका है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में ही फैल चुका है। कौन कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे, क्या थे? तो पुरुलिया से। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे पुरुलिया से। बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वप्रथम रूप से संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रहा। तो कौन था? प्रधान जाति के हिंदू। फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रहा। कौन था? तो प्रधान जाति का हिंदू। 19वां प्रश्न। बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, कौन? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार में प्रमुख समाचार पत्र बिहारी का संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद थे। दक्षिण गंगोत्री स्थित है, कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहाँ? अंटार्कटिका में। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो यह लिखी थी गीता रहस्य। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो इन्होंने गीता रहस्य लिखी थी। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई? तो यह लिखी गई थी जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह दिया जाता है बी ऑप्शन, अर्जुन पुरस्कार। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया? तो यह है नेल्सन मंडेला। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया? तो यह थे नेल्सन मंडेला। चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है। यह ऑप्शन गलत है। कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता, यह ऑप्शन सही है। दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व का अग्रणीय स्थान है, यह भी सही है। भेड़ संख्या विश्व का 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात में 2/3 भेड़ मांस तथा 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न। इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई थी, तो यह हुई थी मैड्रिड में। इसराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई थी कहाँ? तो मैड्रिड में। विश्व व्यापार संगठन WTO प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे? तो पीटर सदरलैंड। विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पीटर सदरलैंड थे। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? तो यह स्थापित हुई थी 1948 में। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई थी? तो 1948 में स्थापित हुई थी। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है कहाँ? तो यह स्थित है भद्रा नदी पर। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है कहाँ? तो भद्रा नदी पर। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है क्या? तो थाईलैंड, म्यांमार आदि में नशीले पदार्थों के उत्पादन करने वाले क्षेत्र से। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? तो थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थ के उत्पादन करने वाले क्षेत्र से। साउथ एशियन कोलिजन ऑन चाइल्ड सब्स्टिट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? तो यह 5.5 करोड़। साउथ एशियन कोलिजन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? तो यह 5.5 करोड़। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो यह सऊदी अरब।
सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो यह है सऊदी अरब। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो यह है बैडमिंटन क्षेत्र में। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो यह है बैडमिंटन क्षेत्र में। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी कौन? तो संतोष यादव। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी कौन? संतोष यादव। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? तो यह लेखक थे अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारत के राष्ट्रीय स्तनी है कौन? तो बाघ। भारत के राष्ट्रीय स्तनी कौन है? तो बाघ है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किसे? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किसे? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है कहाँ? तो इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है, आप लोग इसे विवरण में पढ़ सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा था किसने? तो नीदर सिंह चौधरी ने। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसने लिखा था? यह नीदर सिंह चौधरी थे। अनीता रॉडिक किसकी लेखिका है? तो यह लेखिका है सी ऑप्शन, बिजनेस एज अनयूजुअल। अनीता रॉडिक किसकी लेखक है? तो यह है सी ऑप्शन, बिजनेस एज अनयूजुअल। ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? तो यह है पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ग्रीन पीस क्या है? तो यह पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः शक्ति क्या है? तो डी ऑप्शन 400 और 90। दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः शक्ति क्या है? तो यह है 400 और 90, डी ऑप्शन। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्तव्यों की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है वह है तो यह हिंदी के बाद बांग्ला आती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, इसलिए इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है, आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। यूनेस्को की कार्यभाषा है क्या? तो डी ऑप्शन, अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी। ऐसे यूनेस्को की 6 कार्यभाषा है, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, अरबी और स्पेनिश। ठीक है, यूनेस्को की कार्यभाषा क्या है? तो अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी, डी ऑप्शन के हिसाब से। लाइव डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है अरविंद घोष। लाइव डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष हैं। द मूर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो यह है सलमान रुशीद। द मूर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो सलमान रुशीद हैं। निम्नलिखित देशों में कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? तो यह है सऊदी अरब। निम्नलिखित देशों में कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? तो सऊदी अरब है। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था वर्ष 1987 में। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था कब? तो वर्ष 1987 में। पूर्वी सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो यह था लुथियानिया। पूर्वी सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो यह था लुथियानिया। आइए 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस लेख के लिए थॉमस का पुरस्कार दिया जाता है? तो यह था बैडमिंटन के लिए। किस खेल के लिए थॉमस का पुरस्कार दिया जाता है? तो यह है बैडमिंटन के लिए। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है फुटबॉल से। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। 20वीं शताब्दी की आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया था? तो यह हरिद्वार में मनाया गया था। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला मनाया गया था कहाँ? तो हरिद्वार में। जंतर मंतर का निर्माण किया गया था तो यह किया गया था महाराजा जयसिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण किया गया था तो महाराजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है कितना? तो 5000 किलोग्राम। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है कितना? तो 5000 किलोग्राम। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं कौन सी? तो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा कौन कौन सी है? तो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन है। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, कौन सा है? तो हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, कौन है? तो हरगोविंद खुराना एवं एस चंद्रशेखर। वह कौन एकमात्र भारतीय जिन्हें ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया? तो यह है स्वराजपाल। वह कौन एकमात्र भारतीय जिन्हें ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है? तो यह है स्वराजपाल। इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसमें देखना कौन सा सदस्य नहीं है। तो जर्मनी स्थायी सदस्य नहीं है, बाकी फ्रांस, चीन एवं यूनाइटेड किंगडम इनके स्थायी सदस्य हैं। फिर से प्रश्न देखते हैं। इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी स्थायी सदस्य नहीं है, बाकी फ्रांस, चीन एवं यूनाइटेड किंगडम इसके स्थायी सदस्य हैं।
इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था राइट ब्रदर्स के द्वारा। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो याद है गैलीलियो। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो यह किया जाता है हेमेटाइट के द्वारा। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो यह है हेमेटाइट। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलायंस मूवमेंट का नेता कौन था? तो याद है भारत। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलायंस मूवमेंट का नेता कौन है? तो यह है भारत। मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी कौन सी? तो अल्बानिया। मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी कौन सी? अल्बानिया। कौन से दो राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे? तो यह था कर्नाटक एवं तमिलनाडु। कौन सा दो राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे? तो यह है कर्नाटक एवं तमिलनाडु। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास के श्रेय जाता है किसको? तो बी साराभाई को। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान एवं विकास का श्रेय जाता है किसको? तो बी साराभाई को। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है कौन? तो यह एच.जे. भाभा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो एच.जे. भाभा है। शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ही ज़्यादा आगे है? तो यह है पाकिस्तान। शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज़्यादा आगे है? तो यह है पाकिस्तान। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? तो यह है अर्जुन। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? तो यह है अर्जुन। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है? तो यह पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है? तो यह है पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़यनहीन पक्षी कौन सा है? तो यह है कीवी। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़यनहीन पक्षी कौन सा है? तो यह है कीवी। चिपको आंदोलन है क्या? तो वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन। चिपको आंदोलन है क्या? तो वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है किसके लिए? तो विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है किसके लिए? तो विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। स्टार टीवी का मालिक कौन है? तो यह है रूपर्ट मार्डोक। स्टार टीवी का मालिक कौन है? तो यह है रूपर्ट मार्डोक। पंचशील का मुख्य विशेषता है क्या? तो यह है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। पंचशील का मुख्य विशेषता क्या है? तो यह देशों के मध्य मित्रता एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। यह पंचशील के बारे में पाँचों दिया हुआ है। कौन कौन सा 5 सिद्धांत है इसका? तो आप लोग इसे देख सकते हैं आराम से। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? यह छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? यह छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु में। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया? तो यह है नेपाल। विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया? तो यह है नेपाल। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? तो यह दिया गया बेंगलुरु को। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? तो यह है बेंगलुरु। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है किसके लिए? तो यह बताते हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ना कि पृथ्वी के। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है किसके लिए? तो यह बताते हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ना कि पृथ्वी के। दक्षेस शार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था? तो यह था क्षेत्रीय सहयोग। दक्षेस या शार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो यह क्षेत्रीय सहयोग था इसका मुख्य उद्देश्य। सही कथन चुने। तो आर्यभट्टीय एक गणितज्ञ ग्रंथ है, यह बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। आर्यभट्ट एक गणितज्ञ ग्रंथ है, यह बिल्कुल सही है। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे कौन? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ट्रम्प ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सत्य हैं इसमें। इसकी रचना रोमी देव ने किया है, बिल्कुल सही। इसमें कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है, यह बिल्कुल सही है। इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार M.F. हुसैन ने के हाथों हुआ था, यह बिल्कुल सही है। फिर से देखते हैं। ट्रम्प ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसके रचयिता रोमी देव हैं, बिल्कुल सही। इसमें कपिल देव के खेल जीवन का विवरण, यह बिल्कुल सही है। इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार M.F. हुसैन के हाथों हुआ था, यह बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से
किसके कारक का योगदान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? तो आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना नहीं है। बाकी तकनीकी प्रगति है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास है, उद्योगों का विकास है। 86 नंबर प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? तो जापान स्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? तो यह जापान नहीं है। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो यह हुआ था उड़ीसा में। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो उड़ीसा राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो यह कार्यरत थे भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो यह थे भारत के मुख्य न्यायाधीश। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार था, तो क्या मुख्य विचार था? तो आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य उद्देश्य था, क्या था? आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। नौकरशाही का कार्य क्या है? तो नौकरशाही का कार्य डी ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। मतलब सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना एवं मंत्रियों की सहायता करना। फिर से देखते हैं नौकरशाही का कार्य क्या है? तो सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना एवं मंत्रियों की सहायता करना। निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? तो यह है स्वीडन। निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो यह स्वीडन है, ए ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है कब? तो 3 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है कब? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो यह थी पटना से। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो यह पटना से थी। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो यह थे समाजवादी। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो यह थे समाजवादी। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम था श्रीमती रामप्यारी। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था श्रीमती रामप्यारी। सूर्य ग्रह तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। सूर्य ग्रह तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन 23 दिसंबर को होता है। तो यहाँ पे हमारा विविध सेक्शन भी समाप्त होता है, जो 97 क्वेश्चन थे जिसमें। इसी के साथ हमारा बिहार स्पेशल का पूरा पुस्तक यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और इस आखिरी सेक्शन के साथ यह पुस्तक घटना चक्र का जो है, जो बीपीएससी पर पूर्णतः आधारित है। बीपीएससी का अब तक का सारा प्रश्न इसमें पूछा गया है जो इसमें सम्मिलित है। यह पुस्तक आज हम लोग समाप्त कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बिहार राज्य संबंधी देखा था, भूगोल, कृषि, उद्योग एवं विविध, इतिहास, जनसंख्या एवं नगरीकरण और विविध। यह सेक्शन आज हम लोगों ने देखा और इसी के साथ हमारा यह पुस्तक आज बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसमें हम लोगों ने हर सेक्शन कर लिया है। भारतीय इतिहास कर लिया है, भारतीय राज्य व्यवस्था कर लिया है, सामान्य भूगोल हो गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया है। तो आप लोग से बस यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार देखेंगे, आपकी परीक्षा की तैयारी उतनी अधिक से अधिक सुदृढ़ होगी और आप लोग उतना अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो बस आप लोग इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक नए हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वह लोग भी इससे लाभान्वित हो सके जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके परिचित होंगे, उन्हें भी इसका लाभ मिल पाएगा। तो बस इसी के साथ हम वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपका धन्यवाद इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए और हमारा सहयोग करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।